ईप 101। विहान ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और सीधे मेहता परिवार के विला की ओर चल दिया। जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो एक साथ दो ठंडी आवाजें गूंजीं। किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं है। विहान ने इस धमकी को दिल पर नहीं लिया। वह मुस्कुराया। मैं आयुषी मेहता की तलाश कर रहा हूं। मैं उसका दोस्त हूं। हालांकि उन दोनों ने विहान को नजरअंदाज कर दिया। बेशक विहान जबरदस्ती अंदर नहीं घुसेगा। हालांकि वह इन लोगों से नहीं डरता था। लेकिन अगर मेहता परिवार मुसीबत में था तो उसके अचानक प्रकट होने से जो कोई भी उनके खिलाफ काम कर रहा था वह ट्रिगर हो सकता था। विहान ने कुछ पलों के लिए इस मामले पर विचार किया और इसके बजाय अपने कनेक्शन का उपयोग करने का फैसला किया। इस मामले में केवल दो ही उपयोगी लोग थे, जो तन्मय और शालिनी थे। उसके पास तन्मय का नंबर नहीं था, इसलिए शालिनी ही एकमात्र विकल्प थी। वह उसे कॉल करने के लिए एक कोने में चला गया। विहान, तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? कॉल के दूसरी तरफ से शालिनी की आवाज सुनी जा सकती थी। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, विहान ने कहा। ए? शालिनी दंग रह गई। विहान इतना मजबूत था, फिर भी उसे किसी तरह उसकी मदद की जरूरत थी। मुझे बताओ, अगर मैं कर सकती हूं तो मैं जरूर मदद करूंगी। क्या तुम्हें पता है कि रिवर सिटी में मेहता परिवार के साथ क्या हुआ? मैं मेहता परिवार के अंदर जाना चाह रहा था, लेकिन मुझे बाहर ही रोक दिया गया, विहान ने कहा। स्वाभाविक रूप से शालिनी को मेहता परिवार के मामलों के बारे में पता नहीं था, लेकिन यह ऐसा कुछ था जिसमें वह मदद कर सकती थी। प्रवेश द्वार पर प्रतीक्षा करो, मैं किसी से संपर्क करूंगी और वह तुम्हारी मदद करने आएगा। कॉल वहीं समाप्त हो गई। लगभग 10 मिनट बाद एक विशेष लाइसेंस प्लेट वाली कार मेहता परिवार के विला में घुसी। एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जिसका चेहरा स्थिर था कार से उतरा और विहान की ओर भागा। मिस्टर मल्होत्रा, मिस शालिनी ने मुझे आने के लिए कहा है। विहान ने सिर हिलाया। वह वास्तव में काफी कुशल थी। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और सीधे दरवाजे पर चला गया। उसने दरवाजे की रखवाली कर रहे दो लोगों पर एक नजर डाली और अपनी जेब से कुछ निकाला। जब उन्होंने देखा कि वह क्या है तो दोनों गार्ड दंग रह गए और तुरंत ध्यान से खड़े हो गए। वे बोलने ही वाले थे कि मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उन्हें एक नजर दी, जिसने उन्हें अपना मुंह बंद करने के लिए कहा। मिस्टर मल्होत्रा, चलो साथ में अंदर चलते हैं, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने विहान से कहा। ठीक है, उसने जवाब दिया। फिर विहान अधेड़ उम्र के आदमी के साथ मेहता परिवार के विला के लिविंग रूम में गया। उसने पाया कि लिविंग रूम लगभग पूरी तरह से घिरा हुआ था। वीरेंद्र मेहता, आयुषी और एक जोड़ा लिविंग रूम के बीच में सोफे पर बैठे थे। यह जोड़ा शायद आयुषी के माता पिता थे। आयुषी ने तुरंत विहान को देखा और कहा, मिस्टर मल्होत्रा। वीरेंद्र मेहता ने आवाज सुनकर अपना सिर उठाया और विहान ने देखा कि उसकी आंखें ढंसी हुई थीं और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह 10 साल से ज्यादा बूढ़ा हो गया हो। वीरेंद्र मेहता की यह हालत कुछ ही दिनों में कैसे हो गई? विहान वहां गया और सोफे पर बैठ गया। वे लोग विहान को रोकना चाहते थे, लेकिन जब अधेड़ उम्र के आदमी ने अपना पहचान पत्र निकाला तो वे रुक गए। एल्डर मेहता, क्या हुआ? मिस्टर मल्होत्रा, मैंने आपको परेशान कर दिया है। कृपया इस मामले में न पड़ें, मैं खुद इसका ख्याल रखूंगा। वीरेंद्र मेहता की आवाज थोड़ी कर्कश थी। आयुषी जल्दी से विहान के पास गई और उत्साहित होकर बोली, मिस्टर मल्होत्रा, यह ऐसा ही है। कुछ दिन पहले दक्षिण से रिवर सिटी में एक बड़ा शख्स आया था। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह कुछ दवा लेने के लिए हमारे वर्चुअस बेनेवोलेंस हॉल में आया था। हालांकि किसने सोचा होगा कि दवा में कोई समस्या होगी। मुझे याद है कि दादाजी ने व्यक्तिगत रूप से उन जड़ी बूटियों को चुना था और उन्हें कई बार जांचा था। वहां कोई स्काई पॉइजन ग्रास नहीं था, लेकिन जब उस महत्वपूर्ण व्यक्ति ने इसे लिया तो एक समस्या। विहान की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। यह स्पष्ट था कि लेन देन के बाद कुछ गड़बड़ हो गई थी। औषधीय जड़ी बूटियां बदल दी गई थीं। मेहता परिवार इतना मूर्ख नहीं होगा कि वह ऐसा कुछ करे
जिससे उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो। यह काम किसने किया, यह अब महत्वपूर्ण नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात मेहता परिवार को बचाना था। हालांकि मेहता परिवार ने यह नहीं बताया कि वह कौन बड़ा शख्स था, लेकिन विला में सशस्त्र बलों को देखकर उस व्यक्ति का कोई उच्च पद होना चाहिए था। उस आदमी की हालत कैसी है? विहान ने पूछा। वह ईरेंद्र मेहता का शरीर कांप उठा और उसने अपना सिर हिलाया। उसे अभी भी ठीक किया जा रहा है, लेकिन समस्या बहुत गंभीर है। अगर उसे कुछ हुआ तो न केवल रिवर सिटी का मेहता परिवार खत्म हो जाएगा, बल्कि जियांगन प्रांत का मेहता परिवार भी। आह, हमारे मेहता परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कौन कर रहा है? वह कहां है? जब तक उसकी सांस चल रही है, मैं उसे बचा सकता हूं। विहान ने खड़े होकर गंभीरता से कहा। जैसे ही उसने यह कहा, कमरे में मौजूद सभी लोगों की नजरें उस पर टिक गईं। उनके चेहरों पर हैरानी, विस्मय, अविश्वास और उपहास के अलग अलग भाव थे। क्या वह उसे बचा सकता है? हां, ठीक है। वह बचाने के बिंदु से आगे निकल चुका था। वीरेंद्र मेहता अचंभित था। हालांकि विहान ने पुण्य परोपकार हॉल से औषधीय जड़ी बूटियां खरीदी थीं, लेकिन उसने जो औषधीय जड़ी बूटियां खरीदी थीं वे सभी साधना के लिए थीं। स्वाभाविक रूप से कोई भी उसे किसी तरह के दिव्य चिकित्सक के रूप में नहीं समझेगा। मार्शल ताकत के मामले में वीरेंद्र मेहता विहान पर विश्वास करने में संकोच नहीं करेगा, लेकिन यह एक अलग मामला था। एक ग्रैंड मास्टर मार सकता है, लेकिन चिकित्सकीय रूप से किसी को नहीं बचा सकता। आयुषी के पिता अनिवेश मेहता इसे और बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने वीरेंद्र मेहता से कहा, पिताजी, चीजें पहले से ही गड़बड़ हैं। आपको किसी बाहरी व्यक्ति को हमारे मामलों में दखल देने और गड़बड़ी को बढ़ाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। आयुषी की मां उमिका मेहता ने भी आयुषी को डांटा। आयुषी, क्या यह वही व्यक्ति है जिसे तुमने अभी बुलाया था? क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारा मेहता परिवार पहले से ही दुखी है? वह व्यक्ति अभी भी आपातकालीन उपचार से गुजर रहा है। इस अपरिपक्व बदमाश के हस्तक्षेप का क्या फायदा? विहान ने उन दोनों को अनदेखा किया और वीरेंद्र मेहता को घूरता रहा। एल्डर मेहता, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हो तो मैं वही करूंगा जो मैंने कहा है। अगर आप मुझ पर भरोसा नहीं करते तो मैं अब भी चला जाता हूं। विहान दोस्ती के नाते मेहता परिवार की मदद करना चाहता था, लेकिन यह उसका दायित्व या कर्तव्य नहीं था। वह यह विकल्प वीरेंद्र मेहता पर छोड़ देगा। वीरेंद्र मेहता हिचकिचाया, लेकिन इस समय उमिका मेहता ने हस्तक्षेप किया। पिताजी, मूर्ख मत बनो। क्या आप वास्तव में किसी ऐसे बच्चे पर भरोसा करना चाहते हैं जिसके नीचे शायद बाल भी नहीं उगे हैं? कौन जानता है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, वीरेंद्र मेहता ने अपनी हथेली मेज पर पटक दी और उमिका मेहता को घूर कर देखा। चुप रहो। मेहता परिवार में अंतिम निर्णय मेरा चलता है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मिस्टर मल्होत्रा का अपमान करने के योग्य हो? मिस्टर मल्होत्रा से माफी मांगो, अन्यथा मेहता परिवार को तुरंत छोड़ दो। उमिका मेहता अवाक रह गई। उसने पहले कभी बूढ़े आदमी को इतना क्रोधित नहीं देखा था। उसने जल्दी से अपना सिर नीचे किया और माफी मांगी। मिस्टर मल्होत्रा, मुझे खेद है। इसके बाद वीरेंद्र मेहता ने विहान को देखा और अपने दांत पीस ली। मिस्टर मल्होत्रा, मैं आप पर विश्वास करना चाहता हूं। वह एक जुआ खेलना चाहता था। मेहता परिवार का भाग्य दांव पर लगा था और विहान ही शायद एकमात्र व्यक्ति था जो उन्हें इस मुश्किल से बचा सकता था। ठीक है, वह व्यक्ति कहां है? मुझे अभी वहां ले चलो। 10 मिनट बाद कार एक शांत जगह पर रुकी। यहां केवल एक इमारत थी। यह एक निजी अस्पताल की तरह लग रहा था, लेकिन इसकी सुरक्षा कड़ी थी। शालिनी द्वारा भेजे गए मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के साथ सब कुछ बहुत आसान हो गया। हालांकि मेहता परिवार में सभी लोगों को बांध दिया गया था और उन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। वे लिफ्ट से अस्पताल की 6ठी मंजिल पर पहुंचे और जैसे ही वे पास पहुंचे, विहान को कई प्राचीन मार्शल आर्ट विशेषज्ञों की ऊर्जा का एहसास हुआ। ऑपरेशन रूम के बाहर विहान ने 4 पुरुषों और 3 महिलाओं को देखा।
वे काफी बूढ़े थे और संभवतः उस बूढ़े व्यक्ति के बच्चे थे जिसका अंदर ऑपरेशन किया जा रहा था। स्वाभाविक रूप से उन लोगों ने वीरेंद्र मेहता को देखा। अरे, यहां अपना चेहरा दिखाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बोलो, तुम्हें मेरे पिता को जहर देने के लिए किसने कहा? अगर मेरे पिता को कुछ हो गया तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि मेहता परिवार के सभी लोग उनके साथ दफन हों। एक हट्टा कट्टा आदमी खून से लथपथ आंखों के साथ दौड़ा। उसके कदमों के साथ हवा की आवाज आ रही थी और उसकी क्यूई आसपास के इलाके में फैल गई। प्राचीन मार्शल कलाकार। उस आदमी ने वीरेंद्र मेहता पर गुस्से में मुक्का मारा। सभी के चेहरे पर भाव बदल गए। वीरेंद्र मेहता का शरीर इस मुक्के को झेल नहीं पाएगा। जैसे ही मुक्का वीरेंद्र मेहता के चेहरे पर पड़ने वाला था, विहान ने हाथ बढ़ाया और शक्तिशाली मुक्का पकड़ लिया। अंदर मौजूद व्यक्ति के जागने से पहले तुम्हें कोई कदम उठाने का कोई अधिकार नहीं है। ईप 102। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, विहान के शरीर में शक्ति भर गई और उसने उस आदमी की मुट्ठी को पीछे धकेल दिया, जिससे वह मोटा आदमी 6 कदम पीछे हट गया। उसने अपने शरीर को स्थिर किया और फिर चौंक कर विहान की ओर देखने लगा। एक ग्रैंड मास्टर। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि वीरेंद्र मेहता ने खुद को यहां दिखाने का साहस किया। यह पता चला कि उसे अपने समर्थक के रूप में एक ग्रैंड मास्टर मिल गया था। हालांकि अगर आज 10 ग्रैंड मास्टर भी आ गए तो वे मेहता परिवार को नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि उन्होंने खुद राज्य को नाराज कर दिया था। वह आदमी एक कदम आगे बढ़ा और विहान को घूरने लगा। बच्चे, यह मत सोचो कि तुम रिवर सिटी में जो चाहो कर सकते हो सिर्फ इसलिए कि तुम एक ग्रैंड मास्टर हो। हुआक्सिया में ग्रैंड मास्टरों की कमी नहीं है। अगर तुम अब मेहता परिवार के पक्ष में खड़े होने का फैसला करते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें इसका पछतावा होगा। यह एक जबरदस्त धमकी थी। क्या तुमने बात करना बंद कर दिया? विहान ने शांति से पूछा। अगर ऐसा है तो मेरे रास्ते से हट जाओ। वह आदमी दंग रह गया। यह बच्चा वाकई घमंडी था। रुको, ये लोग यहां कैसे आ गए? उसकी नजर जल्दी से उस अधेड़ उम्र के आदमी पर गई जिसे शालिनी ने भेजा था। ऐसा हुआ कि वे एक दूसरे को जानते थे। अभिषेक, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम इन लोगों को यहां लाए हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि अंदर किसका ऑपरेशन हो रहा है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो शालिनी सिंघानिया भी तुम्हें नहीं बचा सकती। अभिषेक बोलने ही वाला था कि ऑपरेशन थिएटर की लाइटें जल उठीं। सफेद कोट पहने 2 डॉक्टर सिर झुकाए बाहर भागे। वे बहुत भयानक लग रहे थे। वह मोटा आदमी पलटा और उनमें से एक को उसके कपड़ों से पकड़ लिया। मेरे पिताजी कैसे हैं? ऊह, उस बारे में मुझे खेद है। वह जहर पहले ही फैल चुका था और हम वास्तव में कुछ नहीं कर सकते थे। हमने वास्तव में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। इससे पहले कि डॉक्टर बोल पाता, उसे मोटे आदमी ने कमरे से बाहर फेंक दिया। कचरा, तुम सब कचरा हो। वीरेंद्र मेहता को घूरते हुए उस मोटे आदमी की आंखें लाल हो गई थीं। उसके पास अब खुद को रोकने का कोई कारण नहीं था। वीरेंद्र मेहता को मरना ही था। जैसे ही वह हमला करने वाला था, उसने महसूस किया कि एक काली छाया उसके पास से गुजरी। धमाका। कुछ ही क्षणों बाद ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे बंद हो गए। यह इतनी जल्दी हुआ था कि कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर सका। मोटे आदमी ने दरवाजों पर अपना हाथ दबाया। जब उसने दरवाजे तोड़ने की कोशिश की तो उसे लगा कि उसकी ताकत रुई से टकरा गई है और गायब हो गई है। यह कैसे संभव था? चाहे उसने कुछ भी किया हो, वह दरवाजा नहीं खुल सका। उसकी ठंडी आंखों ने आसपास के माहौल को देखा और पाया कि अभी अभी हमला करने वाला युवक ही गायब हुआ था। उसके पिता पहले से ही मृत्युशैया पर थे। अगर उसके पिता का शरीर भी नष्ट हो जाता तो परिणाम अकल्पनीय होते। वह फिर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने ही वाला था कि अभिषेक उसके सामने आ गया। मिस्टर मल्होत्रा को एक मौका दो। हो सकता है कि मिस्टर मल्होत्रा तुम्हारे पिता को बचा सकें, अभिषेक ने शांति से कहा। मिस शालिनी ने पहले फोन पर जो निर्देश दिए थे वे विहान की हर कीमत पर मदद करने के थे। वह मोटा आदमी शांत हो गया। वह अभिषेक को अच्छी तरह जानता था। अभिषेक ने जो कहा
उससे पता चलता है कि उसे उस युवक पर पूरा भरोसा था। हालांकि यह भरोसा कुछ हद तक समझ से परे था, लेकिन वह आदमी पीछे हट गया। ठीक है, मैं उसे 10 मिनट देता हूं। अगर 10 मिनट में कोई नतीजा नहीं निकला तो मैं किसी भी तरह से घुस जाऊंगा। साथ ही अगर मेरे पिता का शरीर नष्ट हो गया तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम एक दयनीय मौत मरोगे। माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। ऑपरेशन थिएटर में विहान पहले से ही बूढ़े आदमी से निकलने वाली मौत की आभा को महसूस कर सकता था। डॉक्टर सही थे, जर पहले ही बहुत दूर तक फैल चुका था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि उसे बचाया नहीं जा सकता था। बूढ़े आदमी के लिए ज्यादा समय नहीं बचा था, इसलिए विहान ने जल्दी से अपनी जेब से एक गोली निकाली और बूढ़े आदमी के मुंह में डाल दी। फिर उसने अपनी ट्रू क्यूई का इस्तेमाल करके गोली के औषधीय प्रभावों को फैलाया ताकि बूढ़े आदमी को उन्हें अवशोषित करने में मदद मिले। विहान ने अपनी ट्रू क्यूई को प्रसारित करना जारी रखा, जो उसकी उंगली की नोक पर इकट्ठा हो गई थी। फिर उसने उस उंगली को बूढ़े आदमी के माथे के बीच में रखा, जिससे एक हल्की पीली रोशनी बूढ़े आदमी के शरीर को घेरने लगी। बूढ़े आदमी के शरीर पर काले धब्बे धीरे धीरे फीके पड़ गए। फिर विहान ने एक और गोली निकाली और बूढ़े आदमी के मुंह में डाल दी। उसने इधर उधर देखा और कुछ देखा। अपनी उंगली और ट्रू क्यूई को वापस खींचने के बाद उसने चांदी की सुइयों का एक सेट निकाला। उसने उन्हें कुशलता से मेज पर फैलाया और फिर उसकी उंगलियां नाचने लगीं। सभी 36 चांदी की सुइयां बूढ़े आदमी के शरीर में डाल दी गईं। यह सब करने के बाद विहान ने अपनी ट्रू क्यूई से बूढ़े आदमी के शरीर पर एक प्राचीन ऋण बनाया और कुछ ही क्षणों बाद बूढ़े आदमी की छाती से एक चमकदार सुनहरी रोशनी चमक उठी। जब रोशनी धीरे धीरे खत्म हुई तो चांदी की सुइयां वास्तव में काली क्यूई के निशानों से भर गईं। बूढ़े आदमी के शरीर में मौजूद जहर चांदी की सुइयों द्वारा लगातार बाहर निकाला जा रहा था। 5 मिनट बाद काली क्यूई पूरी तरह से गायब हो गई और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पर दिखाई गई मूल रूप से सपाट रेखा वास्तव में उतार चढ़ाव करने लगी और फिर उतार चढ़ाव मजबूत होने लगे। जब बूढ़े आदमी का चेहरा लाल हो गया तो विहान ने बूढ़े आदमी की ओर देखा और पाया कि उसका शरीर घावों और निशानों से ढका हुआ था। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन यह बूढ़ा आदमी युद्ध के मैदान में देश के लिए लड़ा था। कौन इतना दुष्ट था कि उसे चोट पहुंचाएगा? हालांकि यह भाग्य था जिसने उसे मुझसे मिलने की अनुमति दी, इसलिए मैं इसे देश के लिए एक अच्छा काम मानूंगा। विहान जाने ही वाला था कि बूढ़े आदमी ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। जिस क्षण उसने युवक की पीठ देखी, उसकी धुंधली आंखें चमक उठीं। दिव्य डॉक्टर, कृपया रुकें। विहान अपनी जगह पर रुक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि बूढ़ा आदमी इतनी जल्दी जाग जाएगा। उसने कहा, सबसे पहले मेहता परिवार का जहर से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, मुझे पता चला है कि आपके शरीर में जहर 1 महीने से ज्यादा समय से है। आपकी हैसियत को देखते हुए किसी बाहरी व्यक्ति का ऐसा करना असंभव है। इसलिए अब समय आ गया है कि आप अपनी अंदरूनी समस्याओं को दूर करो। विहान के शब्द सुझाव से ज्यादा एक आदेश की तरह थे। अगर सत्ता में बैठे लोगों को पता चल जाए कि विहान ने इस बूढ़े आदमी को आदेश दिया है तो निश्चित रूप से बहुत हंगामा मच जाएगा। जब बूढ़े आदमी ने विहान की बातें सुनी तो वह थोड़ा स्तब्ध रह गया। फिर उसने कुछ सोचा और सिर हिलाया। धन्यवाद। वह कुछ और कहना चाहता था, लेकिन विहान पहले ही दरवाजा खोलकर चला गया था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर विहान की अचानक उपस्थिति ने तनावपूर्ण माहौल को और भड़का दिया। उस तगड़े आदमी ने समय देखा। सिर्फ 8 मिनट ही बीते थे। यह बच्चा पहले ही मर चुका था। यह स्पष्ट था कि वह असफल हो गया था। जैसे ही वह यह जांचने वाला था कि उसके पिता का शरीर क्षतिग्रस्त हुआ है या नहीं, अस्पताल के गाउन में एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। यह उसके पिता थे। हिस। इस समय वहां उपस्थित सभी लोग चौंक गए। क्या वह वास्तव में जीवित था? वह वास्तव में अभी भी जीवित था। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह ठीक से चल रहा था। कोने में दुबके हुए 2 डॉक्टर ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देखा हो। अभिषेक की आंखें भी खुली हुई थीं।
बूढ़ा आदमी फिर से जीवित हो गया था। हालांकि वह वहीं था जो विहान के लिए खड़ा हुआ था, लेकिन यह सब इसलिए था क्योंकि शालिनी ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। उसे वास्तव में विहान पर संदेह था। वह अवचेतन रूप से स्पष्टीकरण के लिए विहान की ओर मुड़ा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वह अब यहां नहीं था। क्या यह आदमी नहीं जानता था कि उसने किसे बचाया था? वह वास्तव में नहीं रुका। अगर उसने इस बूढ़े आदमी के साथ अच्छे संबंध बनाए तो विहान ज्यांगन प्रांत में जो चाहे कर सकेगा। एप 103 बूढ़े आदमी की नजरें विहान की आकृति को ढूंढते हुए इधर उधर घूमी, लेकिन उसे अपना उद्धारकर्ता नहीं मिला। वह साफ साफ बता सकता था कि न सिर्फ उसके शरीर से जहर निकल गया था, बल्कि उसका पूरा शरीर फिर से तरोताजा हो गया था। ऐसा लग रहा था मानो वह 20 साल पीछे चला गया हो। इस दिव्य डॉक्टर की क्षमता वाकई स्वर्ग को चुनौती देने वाली थी। आखिरकार उस तगड़े आदमी ने प्रतिक्रिया दी और दौड़कर उसके पास गया। उसने उत्साह से कहा, पिताजी, क्या यह वाकई आप हैं? आप जिंदा हैं? क्या आप चाहते थे कि मैं मर जाऊं? बूढ़े आदमी ने ठंडी सांस ली। नहीं 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 पिताजी, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। लेकिन अभी डॉक्टरों ने साफ साफ कहा है कि आप। तगड़े आदमी ने आगे बात नहीं की। क्या यह हो सकता है कि उस बच्चे ने वाकई उसके पिता को बचाया हो? बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को घूरते हुए कहा, अगर वह दिव्य डॉक्टर ना होता तो तुम्हें वाकई मेरे लिए ताबूत तैयार करना पड़ता। ऐसा कहकर बूढ़ा आदमी वीरेंद्र मेहता और बाकी लोगों की ओर चल पड़ा। उसे विहान के निर्देश याद आ गए जो उसने जाने से पहले दिए थे। मेहता परिवार निर्दोष है, जल्दी करो और उनकी बंदिशें हटाओ। बूढ़े आदमी ने गंभीरता से कहा। यस सर। जल्द ही मेहता परिवार के सदस्यों को अपनी आजादी वापस मिल गई। उन्होंने अपने सामने बूढ़े आदमी को देखा, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि यह बूढ़ा व्यक्ति सेवानिवृत्त हो चुका था, लेकिन उसने जो संपर्क बनाए थे वे भयानक थे। मैंने पिछले कुछ दिनों में आपके मेहता परिवार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। मैं आपसे माफी मांगता हूं, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। इसने वीरेंद्र मेहता और अन्य लोगों को डरा दिया। वे इतने बड़े व्यक्ति की माफी कैसे स्वीकार कर सकते थे? उनमें से कुछ ने तुरंत कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया और विषय बदल दिया। मेहता परिवार जानता था कि बूढ़ा व्यक्ति माफी क्यों मांग रहा था। इसका उनसे कोई लेना देना नहीं था, बल्कि विहान से सब कुछ लेना देना था। अनिवेश मेहता और उनकी पत्नी के हाव भाव थोड़े बदसूरत थे। जब उन्होंने लिविंग रूम में विहान के प्रति अपने रवैये को याद किया तो उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। अगर वीरेंद्र मेहता ने अपनी अंतरात्मा और विहान पर भरोसा नहीं किया होता तो मेहता परिवार खत्म हो गया होता। वीरेंद्र मेहता ने अपना सिर घुमाया और बूढ़े व्यक्ति से कहा, सर, उस युवा चमत्कारी डॉक्टर का नाम विहान मल्होत्रा है। वह मेरा एक युवा मित्र है जिससे मेरी मुलाकात संयोग से हुई थी। विहान मल्होत्रा, ये एक अच्छा नाम है। बूढ़े व्यक्ति ने सोच समझकर सिर हिलाया और पूछा, क्या आपके पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर है? मेरे पास है, लेकिन मिस्टर मल्होत्रा को परेशान होना पसंद नहीं है, वीरेंद्र मेहता ने झिझकते हुए कहा। आखिरकार विहान की अनुमति के बिना उसका कॉन्टैक्ट विवरण देना उचित नहीं था। बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया और उस पर दबाव नहीं डाला। उसके लिए वह जानकारी खुद प्राप्त करना आसान था। अचानक वह पलटा और उसकी निगाहें ठंडी हो गईं। उसने एक घबराई हुई महिला को देखा और अपने बगल में खड़े लोगों को आदेश दिया, धीरज, मेहता परिवार को वापस उनके विला में भेज दो। इसके बाद मैं कुछ घातक ट्यूमर को ठीक करने जा रहा हूं। ठीक है सर। रात स्याही की तरह काली थी। रिवर सिटी के उत्तर में माउंट क्यू हुआंग के पास एक बांस के बगीचे में एक आंगन था जिसके भीतर देशमुख परिवार का विला था। इस समय देशमुख परिवार के विला में माहौल बेहद गंभीर था। आंगन के बीच में 3 ताबूत रखे हुए थे। प्रशिक्षण पोशाक पहने एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति परिवार के हॉल के केंद्र में बैठा था। उसका शरीर कांप रहा था और उसकी आंखें लाल हो गई थीं। वह देशमुख परिवार का सबसे मजबूत ग्रैंड मास्टर कुलदीप देशमुख था। देशमुख परिवार के आसपास के विशेषज्ञों ने
जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। वे जानते थे कि कुलदीप देशमुख गुस्से में फटने की कगार पर था। आखिरकार उसके सबसे प्यारे बेटे सचिन देशमुख की दुखद मौत हो गई थी। जिस समय देशमुख परिवार के विला के प्रवेश द्वार पर ताबूत दिखाई दिए, कुलदीप देशमुख ने गुस्से में जमीन पर मुक्का मारा, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया। ग्रैंडमास्टर का क्रोध आम लोगों के बस की बात नहीं थी। पाह! कुलदीप ने अपनी हथेली बगल की मेज पर पटक दी, जिससे वह तुरंत टूट गई। चारों तरफ से शक्तिशाली उतार चढ़ाव आए। देशमुख परिवार के कुछ विशेषज्ञों को कुछ कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा और उनके शरीर में रक्त क्यों बढ़ गई। यह किसने किया? उन्होंने मेरे बेटे को क्यों छुआ? क्यों? रिवर सिटी में ऐसा करके मुझे अपमानित करने की हिम्मत किसने की? 10 मील के दायरे में एक जबरदस्त दहाड़ गूंज उठी। कुलदीप का शरीर कांप उठा। कुछ सेकंड के बाद उसने अपने दिल में गुस्से को बलपूर्वक दबाया और उन 2 युवकों की ओर देखा। कुणाल अंबर, क्या तुम्हें पता चला है कि ताबूत किसने भेजे? एक युवक आगे बढ़ा और अपना सिर हिलाया। पिताजी, हमने डेटाबेस से उनकी शक्ल सूरत की जांच की है। वे रिवर सिटी से नहीं लगते। विवरण अभी भी जांच के अधीन है। कुलदीप देशमुख खड़ा हुआ और ठंडी सांस ली। रिवर सिटी में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो मेरे देशमुख परिवार को नाराज करने की हिम्मत करते हैं। नीलामी में भाग लेने के दौरान सचिन मुसीबत में पड़ गया। जाओ और नीलामी में सभी की जांच करो, हर एक की। भले ही तुम्हें रिवर सिटी को उल्टा पुल्टा करना पड़े, तुम्हें हत्यारे को ढूंढना ही होगा। मैं चाहता हूं कि वह मर जाए। मैं चाहता हूं कि उसका परिवार मर जाए। मैं चाहता हूं कि उसके जानने वाले सभी लोग मर जाएं। ग्रैंड सिटी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में जब विहान घर लौटा तो रात के 9 बज चुके थे। उसने सोचा कि दोनों लड़कियां सो गई होंगी, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। यहां वास्तव में कोई और था। दरवाजा खुला और लिविंग रूम का माहौल थोड़ा शांत लग रहा था। जैसी कि उम्मीद थी, कमरे में सिर्फ जिया चौहान और प्रियंका ही नहीं थे। वहां एक महिला भी खड़ी थी जो जिया चौहान से बहस कर रही थी। ध्यान से देखने पर विहान को एहसास हुआ कि वह जिया चौहान की मां थी। उसकी मां के पास 2 अंगरक्षक भी खड़े थे। वे दोनों ही प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट थे। स्वाभाविक रूप से जिया चौहान की मां ने विहान को भी कमरे में प्रवेश करते हुए देखा। उसने उसकी तरफ देखा और ठंडी सांस ली। फिर उसने जिया चौहान से कहा, तुम पिछले कुछ दिनों से इतनी जर्जर जगह पर रह रही हो। यहां बाथटब भी नहीं है। तुम यहां कैसे नहा सकती हो? जिया, गुस्सा मत करो। तुम्हें अभी जियांगन प्रांत वापस जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें रिवर सिटी में परिवार के विला में वापस जाना होगा। जिया चौहान की नजर ठंडी और गुस्से वाली थी। उसने अपना सिर उठाया और कहा, मां, मुझे लगता है कि यह जगह ठीक है। कम से कम यह उस ठंडे विला से तो गर्म है। देर हो रही है। मैं आराम करने जा रही हूं, इसलिए आपको चले जाना चाहिए। प्रियंका को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। वे दोनों बहुत देर से बहस कर रही थीं और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे उन्हें मनाना चाहिए या नहीं, और कैसे मनाना चाहिए। जिया चौहान की मां ने अपना सिर हिलाया और कहा, जल्द ही तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है। मैंने तुम्हारे लिए जन्मदिन की दावत की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार मैंने तुम्हारे लिए रिवर सिटी में दावत का आयोजन करने का फैसला किया है। यह सबसे बड़ी रियायत है जो मैं कर सकती हूं। मेरे साथ वापस आओ। दावत में तुम देखोगी कि एक सच्चा वंशज कैसा होता है। जिया चौहान अपनी मां के इरादों को कैसे नहीं समझ सकती थी। उसने उसे तुरंत अस्वीकार कर दिया। प्रियंका ने पहले ही मेरा जन्मदिन मनाने का वादा किया है। मुझे दावत नहीं चाहिए। और बस इतना ही। यह अल्टीमेटम सुनकर उसकी मां के चेहरे पर उदासी छा गई। जिया, तुम मेरे साथ वापस आ रही हो या नहीं? तुम चौहान परिवार की बेटी हो। इस जर्जर जगह में तुम्हारी सुरक्षा कौन करेगा? उसकी बात पूरी होने से पहले ही विहान बोल पड़ा, मैं उसकी रक्षा करूंगा। एप 104। उसकी मां ने पलटकर विहान को देखा। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, विहान, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूं। अगर तुम वाकई जिया की सुरक्षा सुनिश्चित करने की क्षमता रखते तो तुम्हारे माता पिता
उस समय क्यों मर गए? इस दुनिया की कठोरता तुम्हारी कल्पना से परे है। तुम्हारे जैसे निचले दर्जे के व्यक्ति को ऐसे शब्द कहने का हक नहीं है। मां, तुम हद से आगे निकल गई हो। हद से आगे निकल गई? हद से आगे निकल जाना कैसा था? मैं तो बस इस बच्चे को दुनिया की कठोर सच्चाई सिखा रही हूं। जिया, मैं सच में समझ नहीं पा रही हूं। तुम्हें इस बच्चे में क्या पसंद है? क्या तुम उसके झूठ में फंस गई? क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह 6 महीने में चौहान परिवार से आगे निकल जाएगा? क्या तुम सच में अपनी सुरक्षा इस तरह के आदमी को सौंप सकती हो? इस समय जिया चौहान अपनी मां की बातों का खंडन नहीं कर सकती थी। वह चाहती थी, लेकिन उसे सच्चाई का सामना भी करना था। दुनिया इसी तरह काम करती है। जो नीचे हैं वे कभी भी ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे। यही कारण था कि गरीब और गरीब होते गए और अमीर होते गए। उनके शुरुआती बिंदुओं और संसाधनों में बहुत अंतर था। इस समय उनके कानों में एक आलसी सी आवाज गूंजी। वादा किया गया, आधा साल अभी खत्म नहीं हुआ है। आपके शब्द भविष्य का निर्धारण नहीं करते हैं। जिया की सुरक्षा के लिए मैं वास्तव में उसकी रक्षा कर सकता हूं। जिया चौहान की मां ने उन बेशर्म शब्दों को सुनने के बाद वह पलटवार करने वाली थी जब विहान फिर से बोला, क्या आपको लगता है कि आपके बगल में मौजूद ये 2 लोग आपकी सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं? उसकी नजर उदासीन थी, लेकिन उसमें ठंडक का आभास था। अगर उसके सामने खड़ी महिला जिया चौहान की मां नहीं होती तो वह बहुत पहले ही एक ठंडी लाश में बदल गई होती। उसकी मां दंग रह गई और तुरंत अपने बगल में खड़े 2 अंगरक्षकों की ओर देखने लगी। वे चौहान परिवार द्वारा नियुक्त किए गए प्राचीन मार्शल कलाकार थे और बेहद शक्तिशाली थे। जब एक कार लगभग उसे टक्कर मारने ही वाली थी तो उसने देखा कि उनमें से एक ने अपनी हथेली से कार को मारा, जिससे कार का आकार बिगड़ गया। वह व्यक्ति तो ठीक था, लेकिन कार ठीक नहीं थी। उसके साथ इतने मजबूत विशेषज्ञ के होते हुए वह कैसे सुरक्षित नहीं रह सकती थी? यह बच्चा फिर से खुद को बहुत ज्यादा आंक रहा था। बच्चे, तुम असली दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए तुम नहीं जानते कि ये 2 लोग कितने डरावने हैं। उसने ठंडे स्वर में कहा। वे डरावने हैं? विहान मुस्कुराया। फिर उसका शरीर गायब हो गया। जहां वह एक बार खड़ा था वहां एक छवि छोड़ गया। वह इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। उन्हें बस हवा का झोंका महसूस हुआ जो उनके पास से गुजरा। कुछ क्षण बाद प्लॉप! वह यह देखकर चौंक गई कि 2 प्राचीन मार्शल कलाकार घुटने टेक रहे थे। इसके अलावा उनके चेहरे बेहद पीले थे और उनके मुंह के कोनों से खून के निशान निकल रहे थे। स्पष्ट रूप से वे गंभीर रूप से घायल थे। तुम लोगों को क्या हो गया है? उसकी आंखें हैरानी से भर गई थीं। ये दोनों 1 सेकंड पहले तक बिल्कुल ठीक थे। जिया चौहान और प्रियंका भी हैरान थे। क्या हो रहा था? दोनों प्राचीन मार्शल कलाकारों ने कोई आवाज नहीं की और केवल अपने सामने खड़े युवक को घूरते रहे। उनके दिलों में उथल पुथल मच गई थी। 1 सेकंड पहले उन्हें विहान के आसन्न हमले का आभास हो गया था। वे इसका विरोध करना चाहते थे, लेकिन एक अदृश्य दबाव ने उनके पूरे शरीर को जकड़ लिया, जिससे वे स्थिर हो गए। इसके अलावा उस अदृश्य दबाव ने उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। बच्चा निश्चित रूप से एक मार्शल आर्ट ग्रैंडमास्टर था। विहान की नजर जिया चौहान की मां पर पड़ी और उसने सहजता से पूछा, आंटी, क्या आपको अब भी लगता है कि ये 2 लोग आपकी रक्षा कर सकते हैं? उसने अपना मुंह थोड़ा खोला, लेकिन विहान ने उसे रोक दिया। वास्तव में जो इस दुनिया की कठोर वास्तविकता को नहीं समझता है वह आप हो। जिया चौहान की मां विहान के प्रभावशाली व्यवहार से डर गई और अपनी ऊंची एड़ी के जूते में कुछ कदम पीछे हट गई। किसी कारण से उसे एहसास हुआ कि इस युवक के बारे में उसकी समझ पूरी तरह से गलत थी। अब आप बिना किसी चिंता के जा सकती हैं। जिया उस विला की तुलना में मेरे पास अधिक सुरक्षित है, विहान ने शांति से कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, दोनों प्राचीन मार्शल कलाकारों को रोकने वाला अदृश्य दबाव समाप्त हो गया। वे खड़े हो गए और बोले, मैडम, चलो चलते हैं। जिया चौहान की मां के चेहरे पर
उदासी छा गई और वह तुरंत चली गई। यह पहली बार था जब उसे समझौता करने के लिए मजबूर किया गया था। इस बच्चे ने अपने कामों से उसका मुंह बंद कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि उसे विहान पर और अधिक गहन जांच करने की आवश्यकता थी। इस बार इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हुए कि वह गायब होने के 5 वर्षों के दौरान कहां गया था। दरवाजा पूरी तरह से बंद होने के बाद भी जिया चौहान और प्रियंका ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। अभी वास्तव में क्या हुआ? वे दो विशेषज्ञ अचानक घुटने क्यों टेक गए? क्या विहान एक प्राचीन मार्शल कलाकार था? कुछ सेकंड बाद प्रियंका को होश आया और वह जल्दी से विहान के पास गई। उसने उसके चारों ओर चक्कर लगाया। उसे जांचते हुए उसने पूछा, विहान, तुमने यह कैसे किया? उसने वास्तव में जिया की मां को भगा दिया था। इसके अलावा उसने उन्हें घुटने टेकने के लिए कैसे मजबूर किया? विहान ने पलकें झपकाईं और मुस्कुराया। वास्तव में मैं उन दो अंगरक्षकों को जानता हूं। एक मेरा चाचा है और दूसरा मेरा साथी है। अभी अभी उन्होंने मेरे साथ खेला, अन्यथा दो पूर्ण अजनबी मेरे सामने घुटने क्यों टेकेंगे? विहान नहीं चाहता था कि प्रियंका इस मामले में शामिल हो, इसीलिए उससे झूठ बोलना सबसे अच्छा विकल्प था। ऐसा कहा जा रहा है उसका झूठ बहुत विश्वसनीय नहीं था। प्रियंका को इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वह इस मामले में बहुत अधिक जांच नहीं करना चाहती थी। आज की घटना ने उसे उस समय की याद दिला दी जब घुसपैठिए उसके घर में घुस आए थे। विहान के बारे में कुछ रहस्यमय था। फिर प्रियंका नहाने चली गई, कमरे में सिर्फ विहान और जिया चौहान को छोड़कर। माहौल शांत था। जिया चौहान विहान को घूरती रही। किसी कारण से उसे लग रहा था कि विहान एक प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट है। उसे उम्मीद थी कि ऐसा ही है। उसे वाकई उम्मीद थी। ऐसा इसीलिए था क्योंकि हुआक्सिया में सबसे ज्यादा ताकत और प्रभाव रखने वाले लोग प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट थे। अगर विहान काफी शक्तिशाली होता तो वह सब कुछ बदल सकता था, जिसमें उसकी किस्मत भी शामिल थी। हालांकि मामले के तथ्य उसके अनुमान को गलत साबित करते दिख रहे थे। भले ही उसने पिछले 5 सालों से साधना की हो, फिर भी बहुत देर हो चुकी थी। विहान, तुम किस तरह के इंसान हो? जिया चौहान ने मन ही मन सोचा। और विहान के बारे में? वह पूरी घटना से बेपरवाह रहा। वैसे भी वह इस बात को नियंत्रित नहीं कर सकता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। इस समय उसका फोन बज उठा। यह विराट ओबेरॉय का फोन था। वह बालकनी में गया और उत्तर बटन दबाया। क्या चल रहा है? मिस्टर मल्होत्रा, हेवनली जस्टिस ग्रुप का अधिग्रहण लगभग पूरा हो चुका है। क्या आप समूह के कानूनी मालिक बनना चाहेंगे या मुझे किसी प्रॉक्सी की व्यवस्था करनी चाहिए? साथ ही हेवनली जस्टिस ग्रुप की स्थापना की खबर शायद कल पूरे रिवर सिटी में फैल जाएगी। क्या यह आपको प्रभावित करेगा? विहान ने रात के आसमान को देखा और ठंडी मुस्कान दी। बस मेरा नाम इस्तेमाल करो। मैं चाहता हूं कि रिवर सिटी में हर कोई जान जाए कि मैं विहान मल्होत्रा वापस आ गया हूं। ईप 105 विराट ओबेरॉय यह सुनकर दंग रह गया, क्योंकि विहान के बारे में उसकी धारणा ऐसी थी कि वह चुपचाप रहना पसंद करता है। इसलिए उसने उम्मीद की थी कि विहान अपनी पहचान घोषित करने और पूरी दुनिया में वापस लौटने के बजाय किसी प्रॉक्सी का इस्तेमाल करेगा। अगर हेवनली जस्टिस ग्रुप और विहान एक साथ दिखाई देते हैं तो किसी भी चौकस व्यक्ति के लिए बिंदुओं को जोड़ना आसान होगा, जो बदले में समूह और विहान दोनों के लिए खतरे को आकर्षित करेगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने विहान को जो 3 शर्तें बताई थीं, उनमें से कोई भी अभी तक पूरी नहीं हुई थी। मिस्टर मल्होत्रा, क्या आप निश्चित हैं? विराट ओबेरॉय ने गंभीरता से पूछा। मुझे यकीन है, विहान ने कहा। मुझे पता है कि आप किस बारे में चिंतित हैं। 5 साल पहले जो हुआ वह फिर से नहीं दोहराया जाएगा। अब कोई भी हेवनली जस्टिस ग्रुप को छूने की हिम्मत नहीं करेगा। आपको बस इस पर मुझ पर भरोसा करना होगा। विराट ओबेरॉय केवल सिर हिलाकर कॉल काट सकता था। विहान द्वारा कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद वह बालकनी से बाहर जाने वाला था जब उसे एहसास हुआ कि एक अज्ञात नंबर कॉल कर रहा था। मिस्टर मल्होत्रा,
क्या आप अपने टॉमसन कॉन्डोमिनियम में हैं? मैं सामान देने आया हूं। मैं लगभग 5 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा। तभी विहान को एहसास हुआ कि बनर्जी परिवार नीलामी से सामान भेज रहा होगा। दोनों लड़कियों की जांच करने के बाद वह अपार्टमेंट से बाहर निकल गया। जब वह टॉमसन कॉन्डोमिनियम की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचा तो उसने देखा कि 2 कुरियर बाहर इंतजार कर रहे हैं, जिनमें से एक बलजीत बनर्जी था। जब बलजीत ने विहान को देखा तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उस दिन से उसे जो धड़कन महसूस हो रही थी वह अचानक फिर से उभर आई। एक प्राचीन मार्शल कलाकार के रूप में वह कभी किसी से इतना डरता नहीं था। उसने व्यक्तिगत रूप से इस व्यक्ति को, एक ग्रैंड मास्टर को, उतनी ही आसानी से मारते हुए देखा था जितनी आसानी से एक मुर्गे को मारते हुए। नमस्ते मिस्टर मल्होत्रा, मैं बलजीत बनर्जी हूं। मुझे पता है, सामान अंदर लाओ। विहान ने दरवाजा खोला और उन दोनों की ओर इशारा किया। ठीक है, ठीक है। थोड़ी देर बाद बलजीत और दूसरे कुरियर ने सामान घर के अंदर ले गए। फिर उन्होंने एक बॉक्स निकाला और सावधानी से उसे विहान को सौंप दिया। मिस्टर मल्होत्रा, कृपया एक नजर डालें। वहां बड़े बॉक्स में 100 जड़ी बूटी वाली कड़ाही है, जबकि इस बॉक्स में स्टार्स ऑफ द टीयर्स हैं। यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। विहान ने बॉक्स खोला और टीयर्स ऑफ स्टार्स पर नजर डाली। इसमें कोई समस्या नहीं थी, इसलिए वह जमीन पर पड़े विशाल बॉक्स के पास गया। जब उसने अपनी हथेली को धीरे से बॉक्स पर रखा तो वह टूट गया। यह देखकर बलजीत बनर्जी और दूसरा व्यक्ति अवचेतन रूप से एक कदम पीछे हट गए। 100 हर्ब कॉल्ड्रॉन की विशेष प्रकृति के कारण पैकेजिंग सबसे मजबूत TS003 टाइटेनियम सामग्री से बनी थी। इसे खोलने के लिए एक चाबी की आवश्यकता थी। फिर भी मिस्टर मल्होत्रा ने बॉक्स को तोड़ने के लिए बस अपनी हथेली का इस्तेमाल किया था। यह बहुत हिंसक और शक्तिशाली था। जब विहान ने 100 हर्ब कॉल्ड्रॉन देखा तो वह बहुत खुश हुआ। वह इस चीज का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। इस गोली बनाने वाली कड़ाही से उसकी गोली शोधन क्षमता 100 गुना ज्यादा हो जाएगी और उन गोलियों के औषधीय प्रभाव भी कई गुना बढ़ जाएंगे। साथ ही इससे उसकी साधना की गति बढ़ेगी और बेहतर होगी। विहान ने दोनों लोगों की तरफ हाथ हिलाया और कहा, वस्तुओं में कोई समस्या नहीं है, इसलिए आप अब जा सकते हैं। बलजीत बनर्जी ने दूसरे व्यक्ति को पहले जाने के लिए कहा और फिर दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने धीरे से कहा, मिस्टर मल्होत्रा, मिस बनर्जी ने मुझे आपको एक संदेश देने के लिए कहा है। ओह, आगे बढ़िए। विहान उत्सुक था। देशमुख परिवार ने नीलामी में सभी की जांच भी शुरू कर दी है। संदिग्धों की सूची में आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। भले ही वे शायद ठोस सबूत न पा सकें, लेकिन कुलदीप देशमुख एक ऐसा व्यक्ति है जो अपराधी को जाने देने के बजाय हजारों निर्दोष लोगों को मार सकता है। मिस बनर्जी को चिंता है कि कुलदीप देशमुख आप पर कोई चाल चलेगा, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि मिस्टर मल्होत्रा अस्थायी रूप से रिवर सिटी छोड़ देंगे। मिस बनर्जी ने पहले ही एक निजी जेट की व्यवस्था कर दी है। अगर मिस्टर मल्होत्रा इस व्यवस्था के लिए अनुकूल हैं तो हम आपको तुरंत हैनान भेज देंगे। चिंता मत करो, यह छुट्टी की तरह आरामदायक होगा। विहान ने मुस्कुराते हुए बलजीत से कहा, मिस वाणी को धन्यवाद देने में मेरी मदद करो। मैं उनकी दयालुता की सराहना करता हूं, लेकिन मैं रिवर सिटी नहीं छोड़ूंगा। वास्तव में यह सबसे अच्छा होगा अगर कुलदीप देशमुख व्यक्तिगत रूप से मुझसे निपटने के लिए आए। जब बलजीत बनर्जी ने आखिरी वाक्य सुना तो उसने एक गहरी सांस ली। उसका दिल ऐसा लगा जैसे उसे जैक हैमर से पीटा गया हो। क्या मिस्टर मल्होत्रा ग्रैंड मास्टर रैंकिंग में शामिल एक विशेषज्ञ कुलदीप देशमुख से नहीं डरते थे? क्या उन्हें समझ में नहीं आया कि देशमुख परिवार कितना भयानक था? मिस्टर मल्होत्रा वास्तव में बहुत मजबूत थे, लेकिन उन्होंने जिस ग्रैंड मास्टर को मारा वह कुलदीप देशमुख से बिल्कुल अलग था। विहान ने कहा, मुझे पता है कि कुलदीप देशमुख उनसे अलग है। मिस्टर मल्होत्रा, कृपया 2 बार सोचो, बलजीत ने चिंतित होकर कहा। विहान ने दरवाजा खोला और अपनी आंखों से इशारा किया, इसलिए बलजीत बनर्जी के पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
वैसे भी बनर्जी परिवार ने पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर दिया था। यह विहान ही था जिसने उन्हें इस अवसर का लाभ नहीं दिया। सभी के चले जाने के बाद विहान ने एक हाथ से 100 जड़ी बूटी की कड़ाही उठाई और उसे उचित स्थान पर रख दिया। फिर उसने पुण्य परोपकार हॉल में खरीदी गई जड़ी बूटियां निकालीं और उन्हें उसमें फेंक दिया। उसने आग जलाई और गोली को परिष्कृत करने के लिए उसे अपनी ट्रू क्यूई से ढक दिया। इस बार वह एज्योर स्प्लिट पिल नामक तीसरी श्रेणी की औषधीय गोली को परिष्कृत करने जा रहा था। गोलियों को 9 ग्रेड में विभाजित किया गया था और प्रत्येक ग्रेड को आगे 9 पैटर्न में विभाजित किया गया था। एज्योर स्प्लिट पिल को साधना की गति बढ़ाने वाली गोली के रूप में जाना जाता था। यह एक साधक को उनकी अड़चनों को तोड़ने में मदद कर सकती थी। यदि कोई 9वें स्तर का आत्मा खोलने वाला क्षेत्र विशेषज्ञ से खा लेता है तो वह तुरंत क्यूई परिवर्तन क्षेत्र में पहुंच जाता है। एज्योर स्प्लिट पिल की मदद से विहान को भरोसा था कि वह अपेक्षाकृत कम समय में क्यूई परिवर्तन क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम होगा। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। रिफाइनिंग पिल के लिए हर कदम सावधानी से उठाने की जरूरत होती है। उसका दिल पानी की तरह शांत था और उसके दिल में कोई विचलित करने वाला विचार नहीं था। एक बार जब वह उत्तेजित हो जाता और अपनी भावनाओं या विचारों पर नियंत्रण खो देता तो पिल निश्चित रूप से विफल हो जाती। एक अज्ञात समय के बाद पूरा कॉन्डोमिनियम एक समृद्ध औषधीय सुगंध से भर गया। 100 जड़ी बूटी की कड़ाही से एक हल्की लाल रोशनी भी निकल रही थी। अचानक 100 जड़ी बूटी की कड़ाही से एक औषधीय गोली की आभा उभरी। इस शक्तिशाली आभा को महसूस करते हुए विहान ने खुशी मनाई। वह सफल हो गया था। विहान ने गोलियों के आसमान छूते तापमान को नजरअंदाज किया और उसे कड़ाही से बाहर निकाल लिया। बहुत जल्द उसने पाया कि कुल 10 औषधीय गोलियों में से 6 बेकार थीं। सौभाग्य से उनमें से 4 को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया गया। जब उसने 4 एजोर स्प्लिट पिल्स की जांच की तो विहान की पुतलियां सिकुड़ गईं, जैसे उसने कोई भूत देखा हो। इनमें से 2 वास्तव में तीसरी श्रेणी की 7 पैटर्न वाली गोलियां थीं। यह बहुत बढ़िया था। विहान मानसिक रूप से इसके लिए तैयार नहीं था और ईमानदारी से कहूं तो कुछ तीसरी श्रेणी की 3 पैटर्न वाली गोलियों से संतुष्ट हो जाता। आखिरकार इन औषधीय जड़ी बूटियों को उच्च श्रेणी का नहीं माना जाता था। तार्किक रूप से कहें तो उन्हें सामग्री के रूप में उपयोग करते हुए 7 पैटर्न वाली औषधीय गोली को परिष्कृत करना असंभव था। क्या यह हो सकता है? विहान की नजर 100 जड़ी बूटी वाले कढ़ाई पर पड़ी। इस समय केवल एक ही संभावना थी और वह यह कि 100 जड़ी बूटी वाली कढ़ाई ने जड़ी बूटियों की गुणवत्ता और शक्ति को बढ़ा दिया था। ऐसा लगता है कि मैंने इस बार कोई खजाना उठा लिया है। भले ही यह 100 जड़ी बूटी वाली कढ़ाई उस स्थान पर रखी गई हो, फिर भी इसे खजाना ही माना जाएगा। मैंने इससे बहुत पैसा कमाया है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करो और मेरे इंस्टा चैनल को फॉलो करें। इसे मुझे और मेरी टीम को और काम करने और ज्यादा से ज्यादा स्टोरी बनाने और चैनल पर अपलोड करने का मोटिवेशन मिलता है। और लास्ट में एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि इतने समय से मैं स्टोरी अपलोड नहीं किया, फिर भी आप लोग चैनल पर बने रहे, इसीलिए आप सभी को थैंक यू मेरी तरफ से, और साथ में सॉरी भी, क्योंकि इतना लंबा इंतजार करवाया और आज से डेली एपिसोड अपलोड होंगे, चाहे एक ही क्यों ना हो। ओके, फिर मैं चलता हूं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।